हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10th सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में और जानेंगे हमारा पेपर आता कैसे है और कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है या क्या लिख के आना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम ये जानेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, और उसको जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हमारे पेपर में आने क्या वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को जानते हैं कि क्या आने वाला है हमारे पेपर में और क्या नहीं, और कैसे करना है, कितने मार्क्स का है पेपर, सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार हमारे पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें अपने चैप्टर्स की, तो सबसे पहला जो हमारा लेसन है अ लेटर टू गॉड, ये जो लेसन है ये आने वाला है। उसके बाद हमारा एक और चैप्टर है नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी एक हमारा चैप्टर है जो आने वाला है हमारे सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हमारा चैप्टर थर्ड, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे दो हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एरोप्लेन, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद क्या क्या आने वाला है, चैप्टर 4 एनी फ्रैंक, देन उसके बाद है चैप्टर 7। यहाँ पे जो जो चैप्टर्स लिखे हैं उतने ही आपको करने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करना है। देन बात आती है पोएम्स की, तो पोएम्स में क्या क्या है हमारे पास, डस्ट ऑफ स्नो, आइस एंड फायर, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और लास्ट है पोएम नंबर 5 द बॉल पोएम। ये हमने बात करी अपने पोएम्स की। सिलेबस जान लिया है कि क्या क्या आने वाला है हमारा, जो क्वेश्चन वाले चैप्टर्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो सारा हमने देख लिया है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे कि पेपर हमारा आएगा कितने नंबर का, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ सेक्शन ड्रॉ करे हैं। सपोज़ मान लीजिए अगर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए हमारा क्या है, जिसके अंदर हमारा कुछ रीडिंग स्किल्स है, जैसे कि हमारा जो पैराग्राफ राइटिंग होता है जिसके अंदर से हमें आंसर ढूंढ ढूंढ के करने होते हैं, वो हमारा है 20 मार्क्स का। पैराग्राफ राइटिंग या ये सारी चीज़ें यूजुअली नॉर्मल हमें पता है कि क्या है, वो सिर्फ हमारा 20 मार्क्स का है। फिर उसके बाद एक और सेक्शन मिलेगा आपको अपने पेपर में, जो है सेक्शन बी, जिसके अंदर आपका प्रॉपर ग्रामर आएगा, वो भी है 20 मार्क्स का। अगला हम चलते हैं अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन सी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपका ओवरऑल पेपर जो है 80 मार्क्स का, आधा मार्क्स वेटेज जो है हमारा सेक्शन सी ले चुका है, जिसके अंदर हमारा क्या है, लिटरेचर पार्ट। जो सिलेबस हमने अभी ऊपर पढ़ा था वही है सेम, और देखते हैं क्या पेपर पैटर्न है और कैसे हमें पेपर को करना है। अब ये शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या है हमारा, बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग है रीडिंग स्किल्स के ऊपर, यानी जितना अच्छा आप रीड करेंगे, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतना अच्छा आपका पेपर होगा। अब वो कैसे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है सेक्शन ए में एक पैराग्राफ, ये आपको रीड करना होगा। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर हम ये पूरा पैराग्राफ पेपर के टाइम पे अगर पढ़ते हैं तो इसमें हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे आना है जहाँ पे क्वेश्चंस गिवन होते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट, जिसके अंदर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ your understanding of the above passage, answer any 4 of the following question in 30 to 40 word each। पहला क्वेश्चन है हमारा, what is the unique about कैलेसर रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें ये दिखेगा कि रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में कहाँ पे कुछ बताया गया है, तो पहले वो हम ढूंढेंगे। तो ये रहा यहाँ पे कि ये जो फॉरेस्ट है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ हरियाणा, इट इज़ होम टू वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना इंक्लूडिंग 3 एलिफेंट्स। ये सारी डिटेल उसके बारे में बता दी। तो वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मतलब वाइड रेंज है किसकी, वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना की, जिसके अंदर उसने टाइप्स वगैरह जो भी बताएं। तो ये एक ट्रिक है कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हमें ये हमेशा नोटिस करना है कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, खास करके पैराग्राफ राइटिंग में, उसके अंदर हमें ये देखना है कि पहला जो क्वेश्चन का वर्ड है क्या वो पैराग्राफ वाले किसी ऊपर किसी सेंटेंस से मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से उसने वही वाली लाइन पूछी है जो हमने पहले पढ़ा था कि विच एनिमल्स आर फाउंड इन कालेसर फॉरेस्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था, कहाँ है ये वाला आंसर मैं बता देती हूँ, ये है यहाँ पे। इसने बोला था जो हमारे क्या क्या एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स है, टाइगर है,
और लेपर्ड्स हैं, पैंथर है और भी एनिमल्स हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो फाइंड होते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हमें एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा सेम उसी पैराग्राफ के बेस पे, जो कि है एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप कैसे होगा कि आपको क्वेश्चन बता दिया है यहाँ पे, कालेसर रिजर्व फॉरेस्ट वॉज डेजिग्नेटेड इन अ नेशनल पार्क थ्रू अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन। यहाँ पे हमें क्या करा है, तो जैसे ही ये हमने पहला ये पढ़ा, इसके अंदर हमें क्या करा है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। फैब 2003, दिसंबर 2003, मार्च 2004, अगस्त 2001। अब इनमें से हमें सही आंसर को चूज करना है और सही आंसर लिखना है। तो अब इनमें से सही आंसर कौन सा है देखते हैं। चलते हैं हमारे ऊपर वाले पैराग्राफ पे, क्योंकि जो भी आंसर हमें मिलेंगे वो सारे के सारे पैराग्राफ से ही रिलेटेबल होंगे और वहीं से हमें देखने होंगे। तो ढूंढते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था समथिंग ईयरली से रिलेटेड था, तो हमें ज़्यादा कहाँ ढूंढना है, ये रहा। हमें ढूंढना है कहीं पे साल या फिर मंथ मेंशन है, तो ये जगह ये रही हमारे पास, दिसंबर 2003। हमें मिल चुका है हमारा आंसर। यहाँ पे भी पैराग्राफ में हमें मिल चुका है इजीली, ये रहा दिसंबर 2003। तो इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा पैराग्राफ है उसमें ऐसा कोई रिलेटेबल कुछ तो नहीं है जो इससे मिलता जुलता हो। तो हम नीचे आए, हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 2003, तो हमने देखा जी हाँ लिखा हुआ है दिसंबर 2003, और यही है हमारा सही आंसर जो कि हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है कि वाटरिंग होल्स हैव बीन डग अप अक्रॉस द फॉरेस्ट एरिया टू स्टॉप वाइल्ड लाइफ फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे इन सर्च ऑफ वाटर। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, 4, 7, 8, 10। तो इसमें से अब हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। तो पहले आंसर नहीं देखना हमें जो लिखा हुआ है, पहले हम पैराग्राफ में चलेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितना समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, सिर्फ वर्ड ढूंढना है हमें कि उससे मिलता जुलता हमें कुछ मिल जाए। यहाँ पे चलते हैं। तो हमें यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला सेक्शन था, जो हमारा ये थर्ड वाला है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर अगर आप नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ठीक नीचे थोड़ा सा आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा है 8 वाटरिंग होल्स हैव बीन डग, और सेम सेंटेंस जो एज इट इज उस पैराग्राफ में दिया हुआ है, हमसे पूछा हुआ है। यानी हमें इससे मतलब नहीं, हमारा आंसर क्या था, बेसिकली हमें नंबर बताना था, तो वो नंबर हमें मिल चुका है, वो क्या है 8। तो इसी तरीके से हमें अपने पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है, और जो हमारा आंसर था ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इसका आंसर हमें मिला है, हमने आंसर ऊपर पैराग्राफ में से ढूंढा, तो हमारा आंसर क्या है 8। सेम यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमें अपना पैराग्राफ और जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी हमारा 20 मार्क्स का था, हमने ऊपर भी देखा था। जो पैराग्राफ राइटिंग हमने की है वो भी 20 मार्क्स ही थी। मैंने आपको एज अ आइडिया बताया है कि इस तरीके से आपके पेपर में पैटर्न आने वाला है। आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसी हिसाब से करनी है, ताकि हमारा पेपर इजीली अटेम्प्ट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। सेक्शन बी ग्रामर, चलते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे क्या है, अब हमें करना है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें जो सेंटेंस गिवन है वो गलत हैं और हमें उन्हें करना है ठीक। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, दे हैड हार्डली गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट दे सॉ अ लॉयन। अब ये थोड़ा सा अटपटा सुनने में लग रहा है। दे हैड हार्डली गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट दे सॉ अ लॉयन। तो यहाँ पे अटपटा क्या वर्ड है, जो हमारा ये सेंटेंस है, अब हमें इसमें कुछ गलती लग रही है, तो अब इसे कैसे करेक्ट करेंगे, ये कैसे बोला जा सकता है इस वर्ड को। यहाँ पे हमने मेंशन किया कैसे बोलेंगे इस वर्ड को। दे हैड हार्डली वॉक्ड अ फ्यू स्टेप्स दैट दे सॉ अ लॉयन। दोबारा से देखते हैं, मिला के देखते हैं दोनों में कि जो आंसर है उसमें क्या फ़र्क था। दे हैड हार्डली गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट दे सॉ अ लॉयन, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दे हैड हार्डली वॉक्ड अ, गॉन की जगह यहाँ पे वॉक्ड किया है। ये हमने देख लिया यहाँ पे क्या किया है। मेन जो डिफरेंस था इसके अंदर क्या था, दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये था गॉन, यहाँ पे था हमारा गॉन, ये रहा। गॉन की जगह पे जो हमारा आंसर है करेक्ट वाला,
वहाँ पे है वॉक्ड। समझ में आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अगले अपने एक और पैटर्न पे, जो कि है हमारा सेकंड पार्ट, द थीफ। सेकंड पार्ट देखते हैं। द थीफ वॉज एबल टू ईजिली मेक हिज escape। दोबारा से देखते हैं क्या कह रहा है ये। द थीफ वॉज एबल टू ईजिली मेक हिज escape। ये भी वर्ड गलत है। अब हमें इसे क्या करेक्ट करना है, कैसे करेक्ट करेंगे? तो ये रहा हमारा सेकंड वाले का आंसर। थोड़ा सा नीचे लिखा है इसके, ये इसी का आंसर है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। करेक्शन क्या है? द थीफ वॉज easily able to make his escape। दोबारा से, the thief was easily able to make his escape। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरीके से हमने थर्ड वाला पार्ट भी करा है। I did nothing but to gossip and to waste time। इसका क्या होगा? I did nothing but to waste my time in gossip। तो ये हमारा करेक्शन वाला है। हमारा किस तरीके से करना है समझ में आ गया। बाकी के दो आपके लिए हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन दो जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट रह गया, इनका आंसर क्या होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। इसी का ग्रामर पोर्शन में पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, बट सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। सिमिलर इसी तरीके का है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि अब हमें यहाँ पे वर्ब्स फिल करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? बेसिकली आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए रहेंगे। ये दो ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई भी करेक्ट वर्ड जो है, वर्ड जो वर्ब्स में आता है वो करेक्ट फिल करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। वर्ब्स के लिए जो भी ग्रामर पोर्शन है उसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि वर्ब्स में मतलब कैसे फिल किया, क्यों आया, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आप हमारी ग्रामर से रिलेटेड जो वीडियो है वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज ट्राइड एंड डैश। अभी हम इसको नहीं देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ही वॉज ट्राइड एंड डैश एस्लीप इमीडिएटली। क्या होगा ऑप्शन? सही हमारा क्या होगा? फॉल या फेल? तो फॉल नहीं, सही आंसर है फेल। He was tried and fell asleep immediately। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पहले पार्ट का वो क्या होगा? फेल। यानी कि जो करेक्ट वर्ब हमें फिल करना है सेंटेंस में वो है फेल। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? We shall go out as soon as you dash ready। We shall go out as soon as you डैश ऑलरेडी। ये हमारा ऑप्शन है। इसके लिए दो ऑप्शन हमें क्या दिए हुए हैं? आर और वर। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा ये हमें गेस करना है। तो सही आंसर क्या है हमारा? इसके अंदर वी शैल गो आउट एज सून एज यू आर रेडी। तो सही आंसर है हमारा आर। उसी तरीके से थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। शी सेड शी वुड गो ऑन knitting as long as she डैश ऑन द चेयर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हैज़ बीन सिटिंग या फिर वॉज सिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रॉपरली जा रहा है पास्ट टेंस में, तो ये हमारा क्या है सही आंसर? वॉज सिटिंग। थर्ड वाले का सही आंसर क्या है? वॉज सिटिंग। शी सैड शी वुड गो ऑन knitting as long as she was sitting on the chair। समझ में आया? उसी तरीके से हमने ये तीन पार्ट जो पूरे कर लिए हैं, बाकी के दो आपको ऑप्शन बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा और कौन सा नहीं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए कैसा आपको लग रहा है कि क्या हैज़ बीन होगा या हैड बीन होगा फोर्थ वाले का आंसर, और फिफ्थ वाले का भी ज़रूर बताइएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ पार्ट जो है हमारा, इसके अंदर कह रहा है ही डाइड आफ्टर ही डैश इल अ लॉन्ग टाइम। ही डाइड आफ्टर ही डैश इल अ लॉन्ग टाइम। तो इसका सही आंसर है हैड बीन। ही डाइड आफ्टर ही हैड बीन इल अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, ही डैश इन द लास्ट वॉर। ही डैश इन द लास्ट वॉर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैज़ बीन किल्ड या वॉज किल्ड। यहाँ पे भी पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉज किल्ड का। ही वॉज किल्ड इन द लास्ट वॉर। समझ में आया? ये डेमो के लिए आपको एक आंसर हमने फिल करके दिखाया हुआ है। हमने अपने पांचों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे एक आंसर हमने लिख के टाइप करके आपको दिखाया हुआ है।
ताकि आप समझ सके कि क्या फिल हम कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से आंसर आपको लिखना है एग्जाम में। तो अगला अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, मेक द करेक्ट सेंटेंसेस विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनको देखते हुए हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड को चूज करना है और बताना है क्या होगा हमारा सही आंसर। पहला करते हैं, पहला पार्ट क्या है हमारा, द बेबी क्राई, ये बॉक्स के अंदर है, यानी इसका ये बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, द बेबी क्राई बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। तो फिर यहाँ पे हंग्री और ये जो क्राई वर्ड, इससे हमें कोई लेने, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, द बेबी क्राई बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। तो अब यहाँ पे हमें वर्ब का कौन सा सेंटेंस जो प्रॉपर सुटेबल हो वो हमें फिल करना है। तो क्राई के लिए जो हमारा वर्ड आएगा यहाँ पे वो है क्राइंग, ING, द बेबी क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, द बेबी क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने वो है क्राइंग। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, उसी तरीके से करना है, व्हेन आई वेंट आउट इन द मॉर्निंग माई लिटिल सिस्टर, यहाँ पे स्लीप लिखा हुआ है, तो इसका कैसे करेंगे, वॉज स्लीपिंग आएगा कहाँ पे। अब इसको पूरे सेंटेंस में पढ़ के देखेंगे क्या है इसका, कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे। करेक्ट आंसर है इसका वॉज स्लीपिंग, यहाँ पे है सेकेंड पार्ट का करेक्ट आंसर है वॉज स्लीपिंग। व्हेन आई वेंट आउट इन द मॉर्निंग माई लिटिल सिस्टर वॉज स्लीपिंग। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, आई वेट, यहाँ पे ब्रैकेट है यानी वेट का ही यूज हमें करना है टू फिल द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ पे हमने क्या है, आई वेट हेयर फॉर माई फ्रेंड सिंस 5 o'clock। तो इसका करेक्ट जो वर्ब है वो है वेटेड, आई वेटेड हेयर फॉर माई फ्रेंड सिंस 5 o'clock। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्या है, इफ़ यू गो देयर यू वुड हैव मीट हिम, इफ़ यू गो देयर यू वुड हैव मीट हिम। इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो है मी, इफ़ यू गो देयर यू वुड हैव टू मीट मी, हिम की जगह पे हमें यूज़ करना है मी। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है वो देखते हैं कैसे करना है, आई सी द ताजमहल एंड नो हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आई हैव सीन द ताजमहल एंड नो हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। यहाँ पे एक आपको करके दिखाया हुआ है आंसर फॉर द प्रैक्टिसिंग, तो आप ये देख सकते हैं, बाकी सारे आंसर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मोडाल्स फ्रॉम ब्रैकेट्स। इसको करने से पहले मैं फिर दोबारा रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि मोडाल्स या फिर किसी भी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना है उसका लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो पहले अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि हम मोडाल्स या वर्ब्स या जो भी डिटर्मिनर्स आगे करने वाले हैं हम, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप एक बार ही पहले वीडियो देख लीजिए ग्रामर से रिलेटेड, तो आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला फिल इन द ब्लैंक्स, द आर्टिकल स्टेटेड दैट ही डैश रीड एट द एज ऑफ 3। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन गिवन है, उसमें से एक हमें चूज करना है। ठीक है, तो देखते कैसे होगा, द आर्टिकल स्टेटेड दैट ही डैश रीड एट द स्टेज ऑफ 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है कुड, द आर्टिकल स्टेटेड दैट ही कुड रीड एट द एज ऑफ 3। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, यू डैश टेक अ स्वेटर इन केस इट गेट्स कोल्ड। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, शुड और माइट। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है शुड, यू शुड टेक अ स्वेटर इन केस इट गेट्स कोल्ड। ये तो यूजुअली भी हम पढ़ के बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस के लिए सुटेबल है, बट फॉर द करेक्ट थिंग यू हैव टू वॉच आवर वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड में है इट्स गोइंग टू रेन ऑल आफ्टरनून डैश वी गो टू द सिनेमा। इसका सही आंसर है शुड। फोर्थ देखते हैं, स्कॉट डैश बी 21 एट द एंड ऑफ द मंथ। इसका सही आंसर है विल बी। फिफ्थ है, जूली सेड द ट्रैफिक वॉज हैवी सो शी डैश बी लेट फॉर द मीटिंग। शी वुड, यहाँ पे आएगा शी वुड बी लेट फॉर द मीटिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रामर पोर्शन का 4th क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसके अंदर भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, बट इसके अंदर हम जो फिल करेंगे वो है हमारा
डिटर्मिनर्स। पिछले क्वेश्चन में हमने मोडाल्स किया, वर्ब्स किया, अब यहाँ पे डिटर्मिनर्स करेंगे। तो डिटर्मिनर्स के लिए कैसे है, यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर पैराग्राफ टाइप में। अब आपको इसमें अपने हिसाब से करेक्ट फॉर्म जो है डिटर्मिनर्स का वो लिखना है और फिर क्वेश्चन को करना है। तो फटाफट देखते हैं क्या करना है इसमें। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो करेक्ट फॉर्म ऑफ आंसर है वो लिखे हुए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कैसे हमें भरना है एज एन ऑप्शन जो हमारा खाली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो पहला है, ये हमारा पहला ब्रैकेट बना हुआ था जिसके यहाँ पे आएगा माई नेम इज सरताज, दिस इज माई, ये भी ब्रैकेट है आपका। पहला ब्रैकेट जो आया माई पे, दूसरा यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे माई नेम इज सरताज, दिस इज माई फ्रेंड नटराज, ही इज 12, हिज सिस्टर इज 9, देयर पेट इज अ भुजी, भुजी एक स्पीशीज है बर्ड्स के, तो ये वहाँ पे वो बताया हुआ है। हिज नेम इज बॉनी, नटराज एंड आई गो टू द सेम स्कूल, देयर आर 450 बॉयज एंड इन आर स्कूल, नटराज goes for tuition to Mrs. Biswas, she has got a pet to her, यहाँ पे एक और ब्रैकेट था, to her pet is a tortoise, our class teacher is Mr. Shastri, full stop, I like his lessons, he has 2 dogs, the dogs love to play in his garden, sometimes I go to my cousin's house and play with his pet. Now I have a question for you. What's your pet? तो ये जहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है ब्लू मार्क से, तो वो हमारा जो ब्रैकेट है वो गिवन था, जिसके यहाँ पे हमने सही जो सेंटेंसेस थे डिटर्मिनर्स के वो फिल कर दिए हैं। तो ये हमारा ग्रामर पोर्शन का कुछ पार्ट कवर हुआ है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो ग्रामर सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पे तो ओनली सिर्फ आपका जो ग्रामर का पोर्शन था, वर्ब्स, डिटर्मिनर्स, वो हमने कवर किए। बट उसके अलावा आपके पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा एक और ये पार्ट है, ये भी सेक्शन बी के अंदर ही आएगा। अब देखते हैं बेसिकली इसके अंदर किस चीज़ की बात की जा रही है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनंद विटनेस्ड एन एक्सीडेंट नियर द स्कूल गेट वेयर अ चाइल्ड फेल डाउन and was hurt very badly. Many people were standing around but didn't know what to do. Finally, the child was carried to the hospital by the taxi driver. Anand felt necessity to enable the student to render the first aid to the victim. He decided to write a letter to the editor of a local daily about the importance of knowing first aid. तो इसके ऊपर ये जो टॉपिक है बेसिकली क्या है, एक बारी मैं समझा देती हूँ। आनंद एक लड़का था जिसने देखा अपने सामने एक बच्चे को जो बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हुआ। उसके बाद उसे जब ले जाया गया टैक्सी ड्राइवर के थ्रू हॉस्पिटल में, तो आनंद को ये महसूस हुआ कि लोगों को फर्स्ट एड के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बिहाफ पे आनंद को एक लेटर लिख रहा है वो अपनी तरफ से। किसको लिख रहा है? एडिटर को। किस सिचुएशन के लिए? हेल्थ एंड मेडिसिन के ऊपर, आइडियाज़ अबाउट फ्रॉम द यूनिट ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लेटर। किसी भी एडिटर को जब आप लिखेंगे तो क्या फॉर्मेट होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स का एड्रेस, यानी जो हम हैं, हम जो लिखने वाले हैं, हमें अपना एड्रेस लिखना है, यानी जो भेजने वाला है। देन उसके बाद है हमारा डेट। फिर हम एडिटर को लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू द एडिटर। फिर यहाँ पे आप किसी भी न्यूज़पेपर को मेंशन करके आप लिख सकते हो, जिस भी न्यूज़पेपर के ऊपर आप ये आर्टिकल या फिर देना चाहते हैं, या जो भी लेटर आप लिख रहे हो वहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिख लिया। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे, उनको ऑनर करेंगे। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी हैं वो लिखेंगे। फिर आपका जो मेन कंटेंट है, जो आप बताना चाह रहे हो, वो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में जब आपका लेटर ख़त्म होगा तो आपको ये 3 चीज़ें लिखना ज़रूरी है। थैंक यू, योर सिंसियरली आनंद। तो ये जो लास्ट का वर्ड है वो लेटर आपका एंड जो होगा वो इस सेंटेंस में होना चाहिए। अब यही दिखाने के लिए हमने एक और लेटर लिया है जो सेम है, एडिटर को ही लिखना है। ये आप देख सकते हो और इसको आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम फॉर्मेट है, सेम चीज़ है, वैसा ही बस खाली आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो ग्रामर पोर्शन है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है। पहला हमने देखा लेटर टू एडिटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे अब ये
द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी spent by a family on different items in a month. Write an analytical paragraph using the information given in the chart. तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये हमारा पाई चार्ट है जिसको देखते हुए मुझे एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको अपना जो भी कंटेंट लिखना है वो आप लिखेंगे। इसके अंदर कोई डेट वगैरह कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। कंटेंट हमें लिखना है, देन यहाँ पे कुछ कंक्लूजन आपने लिखना है, तो यहाँ पे बोल्ड करके आप लिख सकते हो। पैराग्राफ सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे ग्रामर पोर्शन में बेसिकली यही था जो हमने किया। सेक्शन सी, हमने पेपर को स्टार्टिंग में ही देखा था, 3 पार्ट में पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा सेक्शन सी, जिसमें आप 50% मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। तो ट्राई ये कीजिए कि पहले आप लिटरेचर वाला पार्ट जितना हो सके उतना कवर कीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके चैप्टर में से ही लिए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, इनका आप आंसर भी देख सकते हो। सेक्शन सी है, पहला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन, देयर आर 2 किड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हमने करा हुआ है, सेम एज इट इज़। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, Why did Lancho write a letter to God? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मांडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फॉट एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे। चैप्टर मैंने ऊपर बता ही दिए सबसे पहले, ये हमारे चैप्टर वाइज। उसके बाद हमारी पोएम, जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा चैप्टर से रिलेटेड तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ही वो, बट पोएम में आपको कोई भी पोएम का एक्सट्रैक्ट या कोई भी पैराग्राफ उठा के दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पोएम से रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसके अंदर ऊपर जो हमें पैराग्राफ देखा था वो हमने देख लिया है, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ मैं। ये हमारा पैराग्राफ है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given in my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। पहला है, क्वेश्चन एक करके देखते हैं हम कैसे करना है इसके अंदर। जो हमारा टिक मार्क है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर पोएम से रिलेटेड। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ऑफ द मैनी सिम्बल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, चूज द वन दैट फ्रॉस्ट ड्रू अपॉन इन ऑल लाइकलीहुड फॉर दिस पोएम सिंबल ऑफ। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पैराग्राफ दिया हो वही उसी से रिलेटेबल हो, आपको उस पोएम से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपको पोएम इजीली मतलब कैसे पढ़नी है आपको, वो मैंने आपको बता दिया है ऊपर कि क्या क्या पोएम है जो आपको करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड ये हमने क्वेश्चन अब जाना। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन गिवन है हमें, जिसका सही आंसर है हीलिंग। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट और भी पार्ट दिए हुए हैं जिसका एमसीक्यू किया हुआ है, देन यहाँ से आपको जो थर्ड पार्ट दिया है उसका आंसर आपको फाइंड आउट करके लिखना है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक तरीके से बताए हैं कि आपका पेपर पैटर्न किस टाइप का आएगा। और इस वीडियो के अंदर जो हमने कवर किया है, आई थिंक उससे रिलेटेड अगर आप करेंगे तो ईजिली आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।